दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतपत्र। अगर हम बैलेट पेपर्स से चुनाव कराते हैं और ईवीएम से चुनाव कराते हैं तो कौन सा मेथड अच्छा है, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। पहले जो चुनाव होता था, प्रधानी का चुनाव अब भी मतपत्र से होता है, बाकी और लोकल बॉडीज़ का मतपत्र से होता है, लेकिन एमएलए और एमपी का जो चुनाव है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होने लगा है। पहले ये मतपत्रों के माध्यम से होता था, यानी बैलेट पेपर्स के माध्यम से होता था, जिसमें कि जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होते हैं उन सब कैंडिडेट्स के नाम और उनका चुनाव चिन्ह उस पर अंकित रहता था और उस पर एक मोहर से मतदाता अपना, यानी वोटर अपना जो उसकी चॉइस थी, जो उसकी जिस कैंडिडेट को वो चुनना चाहता है उसके सामने वो उस मोहर को लगा करके अपनी इच्छा व्यक्त करता था। और बाद में इन बैलेट पेपर्स को, सारे बैलेट पेपर्स जब पोलिंग बूथ से जब हो जाते थे उनको ला करके बैलेट बॉक्सेस को उनको स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कर दिया जाता था और बाद में काउंटिंग वाले दिन फिर इनकी काउंटिंग करी जाती थी। और काउंटिंग करने में पहले इन सारे जो बैलेट पेपर्स थे उनको इकट्ठा करके उनकी मिक्सिंग करी जाती थी और उसके बाद 50-50 के बंडल बनाने के बाद में फिर इनकी काउंटिंग होती थी। तो जो काउंटिंग का प्रोसीजर था वो बड़ा टिपिकल था। कहीं कहीं 48 घंटे तक ये काउंटिंग चलती थी। इसमें एक बात जो इसकी बहुत अच्छी थी वो ये थी कि जो मिक्सिंग होती थी, यानी सारे मतपत्रों को जब हम एक बहुत बड़े से कंटेनर में रख के जब मिला देते थे तो हमें ये पता नहीं चलता था कि किस बूथ पर किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। वो अपने अंदाज से ही, या जो उनके वहाँ पे वोटिंग एजेंट हुआ करते थे उनके माध्यम से ही वो कुछ अंदाज़ा लगा लें तो लगा लें। बाकी कोई रिटन में या कोई एग्जैक्ट फिगर उनके पास ये नहीं होती थी कि इस एरिया से उनको वोट नहीं मिले हैं। तो जब वो चुन के आते थे तो उसके बाद जिस एरिया से उन्हें वोट नहीं मिले हैं वहाँ पे काम ना कराने का या उसको ज़्यादा तवज्जो ना देने का कोई आधार उनके पास नहीं बनता था। लेकिन चूंकि इसमें बहुत कमियां थीं और ये जो चूंकि मैं आरओ और एआरओ दोनों के रूप में काम कर चुका हूँ और मैंने ईवीएम का फंक्शन भी देखा है, ईवीएम से भी आरओ एआरओ रहा हूँ और मतपत्रों से भी आरओ एआरओ रहा हूँ, तो मैं आपको दोनों जो प्रोसेस हैं, जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, उनका अंतर मैं बताने जा रहा हूँ और कौन सा अच्छा है ये फिर आप अपने आप ही चुन सकते हैं। तो पहला तो ये था कि कहीं पर भी आपको ये पता नहीं चलता था कि किस बूथ पर किस आदमी को कितने वोट मिले हैं। जो कठिनाई थी, वो सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि बहुत मतपत्र रद्द हो जाते थे, क्योंकि लोगों को वो जो मत डालने का तरीका था वो नहीं पता था। कभी बीच में लगा दिया, कभी कहीं लगा दिया, कभी लगाया ही नहीं या कभी उल्टा लगा दिया। तो उससे बहुत हजारों की संख्याओं में जो मत थे वो उनके इनवैलिड हो जाते थे। और जो मार्जिन होती थी, जब थोड़ी सी मार्जिन है तो उसमें ये आरोप लगता था जो रिटर्निंग ऑफिसर था कि इसने बेईमानी कराई और हमारे बहुत मतपत्र खारिज कर दिए, इसलिए हम हार गए। अब चूँकि कठिनाई, तमाम तरह की कठिनाइयाँ थीं उनको हैंडल करने में, उनको ले जाने में, सॉर्टिंग में, उनको छपवाने में, और सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत पेपर उसमें वेस्ट होता था। इस सब को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कंसेप्ट आया। तो मैं पहले ये बताऊं कि आपको जो हमारी पूरी पोलिंग जो मतदान की प्रक्रिया है वो बेसिकली दो तरीके की है। पहली है जिसमें हम मतदाता सूची तैयार करते हैं और दूसरी है जो रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है। तो मतदाता सूची तैयार करने का काम जो होता है वो मतदाता पंजीकरण अधिकारी या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ करता है, उसके साथ की पूरी एक टीम होती है। उसी तरह से जब पूरा एक्चुअल इलेक्शन कराना होता है तो वो रिटर्निंग ऑफिसर कराता है और उसके साथ बहुत से अधिकारी और कर्मचारी उसके साथ लगे होते हैं। तो पहली जब मतदाता सूची तैयार की जाती है उसी समय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो निर्देश है वो ये है कि हर पार्टी या जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं
वो अपनी पार्टी वाइज एक अपना पोलिंग एजेंट या मतदाता एजेंट वो बना सकते हैं। तो जो मतदाता सूची है वो उनके पास भी है, और वो जो एजेंट है वो हमारा जो सरकारी आदमी है, यानी जो BLO है, बूथ लेवल ऑफिसर है, उसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन रह सकता है। और मतदाता सूची में अगर कहीं कोई BLO कोई गड़बड़ी करता है तो उसकी सूचना वो अपने ERO को दे या AERO को देगा। और इस तरह से चूंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो अपना अपना पोलिंग एजेंट हर जगह पर रख दें, यानी जो मतदाता सूचियों को भी देखें, तो BLA जिसको कहते हैं बूथ लेवल एजेंट, अगर वो मतदाता सूची के काम को भी देखे तो मैं समझता हूं कि मतदाता सूची में भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी आने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ मतदाता सूचियों को ये भी देख लिया जाए कि प्रधान का जो लोकल बॉडी का मतदाता सूची है उससे अगर इसको मेल कर दिया जाए या एक ही कर दी जाए दोनों सूचियाँ, तो मैं समझता हूँ कि मतदाता सूची की शुद्धता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो BLA का कंसेप्ट है बूथ लेवल एजेंट का, ये भी बहुत अच्छा है। अगर बूथ लेवल एजेंट एक्टिव हो तो मैं समझता हूं कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। और जनरली मतदाता सूची सही होती है, काफ़ी टाइम होता है, उसमें कोई गड़बड़ी ऐसी सच होती नहीं है। लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं। वो आरोप सिर्फ इसलिए होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने BLA यानी बूथ लेवल एजेंट नियुक्त नहीं करती हैं। तो जब मतदाता सूची तैयार हो जाती है उसके बाद में इस सूची से इलेक्शन करवाया जाता है। तो इलेक्शन करवाने में, जैसे मैंने आपको अभी मतपत्र वाली बात बताई, अब जब मतपत्र से हम EVM पर आ गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आ गए, तो इसकी भी जब इसकी तैयारी की जाती है, जब ये गोदाम में होती है, फर्स्ट लेवल इसकी चेकिंग होती है, उस समय भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया जाता है। सेकेंड लेवल पर भी बुलाया जाता है। रैंडमाइजेशन जब होता है, यानी कौन बिल्कुल इनको मिक्स किया जाता है, उस समय भी पोलिंग जो पार्टीज़ हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारे स्टेक होल्डर्स को बुला करके उनको बाकायदा दिखाया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो इसलिए लगाई गई कि एक तो काउंटिंग में बहुत कम समय लगे, दूसरा जो बैलेट पेपर को हैंडलिंग का है, जो जिसमें काफ़ी मतलब उसके पेपर भी बहुत वेस्ट होता है, उस सब को बचाने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 400 पोलिंग बूथ पर 400 मशीनें लगेंगी तो सिर्फ 400 बैलेट पेपर लगेंगे, और वहाँ पर 4 लाख बैलेट पेपर्स यूज़ होंगे अगर EVM ना लगाई जाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अंतर है। तो जब EVM को लेकर के जाते हैं, वहाँ पर बूथ पर जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सामने मॉक पोल कराया जाता है, पूरी मशीन दिखाई जाती है। पहले से भी उनको ये दिखा दिया जाता है कि इस मशीन में कोई कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके जो पोलिंग एजेंट हैं जो बने हुए हैं वो एक्टिव हैं और अच्छे से देख रहे हैं, हर चीज़ को, प्रक्रिया को देख रहे हैं, तो वहाँ भी किसी गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं होती है। और पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में पूरे दिन पोल चलता है। पोल चलने के बाद में उनको स्ट्रांग रूम में ला करके रख दिया जाता है, और बाद में फिर जब काउंटिंग होती है तो उस समय काउंटिंग में उनको पूरी काउंटिंग एजेंट्स के सामने उनकी काउंटिंग की जाती है। तो इसमें चूंकि हर बूथ पर एक EVM मशीन है, तो EVM मशीन से ये पता चल जाता है कि इस बूथ पर किस किस कैंडिडेट को कितने कितने वोट मिले। ये जो आप इसको सुधार कह लीजिए या इसका निगेटिव मान लीजिए, निगेटिव क्वालिटी मान लीजिए कि ये हो जाती है, और इससे हर कैंडिडेट को ये पता चल जाता है कि फलाने बूथ पर उसको कितने वोट मिले हैं, और वो आगे जा कर के उसमें दिक्कत करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से काउंटिंग, जहां पे मतपत्रों की काउंटिंग में 48 घंटे लग रहे थे, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग में मात्र, मैं समझता हूं कि 7-8 घंटे में, 4 घंटे में भी ट्रेंड आ जाता है, 5-6 घंटे में पूरी ये प्रक्रिया हो जाती है। वहां पर कोई भी मतपत्र को खराब करने वाली चीज़, यानी कोई इनवैलिड वाली बात कहीं आती ही नहीं है। जो एक बटन होता है नोटा वाला, सिर्फ उसी में आप अपनी चॉइस नन ऑफ द एबव को डाल सकते हो, बाकी और कहीं पर किसी तरह की कोई वोट आपका वेस्ट नहीं होता है। जैसा कि मतपत्रों में हजारों की संख्या में वोट नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है, क्या EVM को टेम्पर किया जा सकता है? चूंकि इतनी ज़्यादा पारदर्शिता है, हर स्टेज पे पारदर्शिता है, हर एक जगह पर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको पूरी स्वतंत्रता है, मैं नहीं समझता कि इसको हैक किया जा सकता है। और ये
अगर हम दोबारा से मतपत्रों पर ही लौटते हैं तो ये ऐसा होगा कि जैसे हम फिर 20 साल या 25 साल 40 साल पीछे चले गए। ये बहुत बढ़िया सुधार हुआ है और इसकी वजह से वोटिंग प्रक्रिया काफ़ी अच्छी हुई है। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि जहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जैसे ही वोट ख़त्म हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से एक प्रपत्र निकलता है जिसको कहते हैं प्रपत्र नंबर 17C, यानी बैलेट पेपर का अकाउंट। तो वो अकाउंट की एक कॉपी हर एजेंट को, पीठासीन अधिकारी को देनी चाहिए। और यहाँ पर ये होता है कि बाद में जब इलेक्शन हो जाता है, जल्दी जल्दी होती है, पीठासीन अधिकारी बना रहा होता है, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक पता चलता है सारे एजेंट चले जाते हैं और कोई भी वो जो बैलेट पेपर अकाउंट है यानी 17C की कॉपी है वो लेके नहीं जाता है। और कुछ पीठासीन अधिकारी भी सोचते हैं कि वो 17C की कॉपी ना दें तो अच्छा है, क्योंकि बाद में उससे कोई कंट्रोवर्सी हो तो कोई दिक्कत हो, इसलिए वो ना देने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। जबकि उनको ट्रेनिंग में पूरा बताया जाता है कि आप 17C की कॉपी वहाँ जितने एजेंट होंगे उन सारे एजेंट्स को देके आएंगे। तो मेरा मानना है कि सारे एजेंट्स को ये 17C की कॉपी ले लेनी चाहिए, और 17C की कॉपी अगर वो ले लेंगे तो जब काउंटिंग में आएंगे और पोलिंग जो पार्टीज़ हैं या जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो भी अगर ये एक आइडिया और रख लें दिमाग में कि जिसको वो बूथ पर पोल वाले दिन पोलिंग एजेंट बनाए उसी को काउंटिंग एजेंट बनाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके पास में वो बैलेट पेपर अकाउंट यानी 17C की कॉपी होगी और वो ये मिला लेगा कि कितने वोट पड़े थे और क्या क्या उनका बाइफर्केशन था। तो इस तरह से ये जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। और एक चीज़ और भी करी जा सकती है, जैसे कि काउंटिंग का जो एक चरण है जिसमें कि आप वोटिंग मशीन को लेके और स्ट्रांग रूम पर लेके आते हो और स्ट्रांग रूम में जमा करने के बाद उसको फिर एक ख़ास दिन उसको खोल करके उसकी काउंटिंग करी जा सकती है। इसमें मैं समझता हूँ कि एक तरीका ये भी लगाया जा सकता है कि जो पोलिंग पार्टी चुनाव कराने गई है तो चुनाव के बाद में अगर उसको काउंटिंग भी करनी हो तो मैं समझता हूं कि मुश्किल से 1 घंटे में वो पूरी काउंटिंग कर सकती है। तो जिन एजेंट्स के सामने उसने पूरा पोल कराया है उन्हीं एजेंट्स के सामने वहीं के वहीं उस बूथ की काउंटिंग भी ईवीएम के थ्रू हो सकती है, और उस काउंटिंग का रिजल्ट वो एक कॉपी वो काउंटिंग एजेंट्स को दे दें और दूसरी कॉपी लेकर के वो आरओ को दे दें। तो ये जो वहाँ से लेके आना फिर स्ट्रांग रूम में रखना और स्ट्रांग रूम में फिर बहुत दिनों तक उसकी सुरक्षा करना, और वहाँ पे पोलिंग पार्टीज़ के जो एजेंट्स हैं वो भी बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी फिर ये होता है कि साहब मशीनें बदल दी गई, कोई दूसरी मशीनें रख दी गई, वो पहले से हटा दी गई हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये आएगी कि जैसे जो बड़े स्टेट्स हैं जिनमें कई चरणों में चुनाव होता है तो वहाँ पर इसमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया को अगर पहले छोटे राज्यों में जहाँ एक ही दिन में चुनाव होते हैं और उसी दिन अगर काउंटिंग वहीं बूथ पर ही करवा दी जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें बच जाएंगी। इसमें एक तरीका ये भी लगाया जा सकता है, जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज़ किया जा सकता है, और उसमें जैसे गूगल फॉर्म्स का यूज़ किया जा सकता है और उस पर एक प्रोफार्मा बना के उनको दिया जा सकता है, तो वहाँ पर जो काउंटिंग कराएं और उस काउंटिंग की जो इलेक्ट्रॉनिकली वहीं से वो डेटा आरओ के पास आ जाए, ये भी तरीका उसमें संभव है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें चूँकि इतना ईवीएम को लेकर के इतनी अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ हैं, वो इसलिए मैंने ये आप सब लोगों के सामने अपनी बात रखी है। मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी सुधार हुआ है इलेक्शन प्रोसेस में, और पहले की इलेक्शन से और अब में बहुत अंतर है। पहले आपने देखा होगा कि जब मतपत्रों का ज़माना था तो वोट जो लास्ट का जो 2 घंटे थे वो बहुत कठिन हुआ करते थे, और बाकायदे उनमें ठेका दिया जाता था कि आप इतने वोट हमें डलवा दो। वहाँ पे पीठासीन अधिकारी को बंधक बना करके, कभी उसको धमका के, कभी कुछ करके, किसी तरह का लालच देके, और वहाँ पर जो पोल प्रक्रिया को गड़बड़ किया जाता था, जिसके सुधार के लिए ईवीएम मशीन लाई गई है। और मैं समझता हूँ कि चूंकि ईवीएम मशीन में मैं समझता हूँ
कोई गलती नहीं है, ये बहुत अच्छी मशीन है, एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप है। अब यहाँ पे असली दिक्कत आती है जो मशीनरी इस इलेक्शन को करा रही है। अगर इलेक्शन को कराने वाली मशीनरी पर किसी तरह से कंट्रोल लगाया जाए, वो खुद ही इतनी मोरली इतनी स्ट्रांग हो कि किसी तरह की कोई बेईमानी ना करे, तो मैं समझता हूँ कि आपको ईवीएम पर दोष देने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। जहाँ तक कि मेरा मानना है, जो दोष है वो सिर्फ उस मशीनरी का है जो मशीनरी इलेक्शन में लगी हुई है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है। यहाँ पर एक सुधार मेरे दिमाग में जो आता है वो ये भी आता है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जब ये चुनाव कराए तो उससे 2 महीने पहले ही पूरी मशीनरी यानी डीएम, एसडीएम, ख़ास तौर से रिटर्निंग ऑफिसर्स, ईआरओज, इन सबको अपने अंडर में ले ले और किसी भी तरीके की ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो खुद करे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर खुद ये करे और वो कम से कम 3 महीने के लिए अपने अंडर में ले ले, पूरी तरीके से अपने हिसाब से वो रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की पोस्टिंग करे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा जो बायस एक तरह की जो कुछ खास अधिकारी दिखाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़े से सुधार करके इस काम को कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके गूगल फॉर्म्स से सीधे ही अगर काउंटिंग कराएं, उसी दिन काउंटिंग करा लें और वहीं से डेटा आरओ को ट्रांसफ़र कर दें और उसी दिन हम इलेक्शन का डिक्लेरेशन भी कर दें, कौन जीता कौन हारा जिस दिन वोट पड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा होगा और ये आराम से किया जा सकता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पोलिंग आवर्स जो 6 बजे से लेके सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक हैं, उनको सुबह 6 से लेकर के शाम के 5 बजे तक किया जा सकता है। जो लास्ट का आपका 1 घंटा बचता है, अगर 1 घंटा कम पड़ता हो तो हम लास्ट के 2 घंटे भी बचा सकते हैं और उसमें उसी बूथ पर वहीं के वहीं काउंटिंग करी जा सकती है, क्योंकि जो एजेंट्स हैं उनके सामने पोल हो रहा है और उनके सामने ही अगर काउंटिंग करी जाती है और उनको एक पेपर उस बूथ का दे दिया जाता है कि इस बूथ पर इस व्यक्ति का इतना इतना वोट मिला है, तो मैं समझता हूँ कि वो संतुष्ट होंगे और इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में सारे बूथ जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए एक में 400 बूथ हैं, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको 400 बूथ्स को कंपाइल करना है और वो गूगल फॉर्म से भी कर सकता है या फिर मैनुअली भी, जब वो कागज़ रिटर्निंग जो पीठासीन अधिकारी है वो ला करके उसको दे दे तो वो उसको काउंट कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा मेरा अपने खुद के विचार थे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतपत्र पर लौटना मेरी समझ में बिल्कुल ही गलत होगा। धन्यवाद।